Today we are going to solve the NCERT exercise of chapter locomotion and movement. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है NCERT एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सार्कोमेयर ऑफ स्केलेटल मसल शोइंग डिफरेंट रीजन्स। तो आपको पता है कि सार्कोमेयर क्या होती है। सार्कोमेयर हमारी यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन थी, जहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन था। ये बनी थी हमारी एक्टिन और मायोसिन से। तो इसमें आपको डायग्राम बनाना है जहाँ पे आपने देखा था कि ए बैंड्स बन रहे थे, आई बैंड्स बन रहे थे, बीच में जेड लाइन आ रही थी। तो ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे इसमें सार्कोमेयर का। ओके, तो सब एनसीईआरटी में टिक कर लेंगे कि ये डायग्राम आपको बनाना है। और सार्कोमेयर्स हमारी क्या होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आपकी बॉडी की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते भी तो आप काम करते हैं, मसल्स आपकी वर्कआउट करती हैं। ठीक है, तो सार्कोमेयर का मेन जो काम है वो है कि कन्वर्ट करना बॉडी की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो देखिए ये तो आपका हो गया इसमें, और इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं रीजन्स होते हैं ए आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, एम लाइन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। तो आप इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर ऑकर्स ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट। कितना ईजी है, ठीक है। इसमें आपको ये लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर ऑकर्स ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट, ब्रैकेट में लिख दोगे आई बैंड ओवर थिक फिलामेंट ए बैंड। ये आप एनसीईआरटी में आंसर साथ साथ लिख लीजिए ताकि बाद में जब आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको हो गया सेकेंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स को डिस्क्राइब करो। तो देखिए हम ये आंसर कैसे करेंगे, ये आंसर आप यहाँ से देखेंगे। अब ध्यान से सुनिए कहाँ पे आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन को जब हमने पूरे स्टेप्स पढ़े थे अपने चैप्टर के टाइम पे, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एसिटिल कोलाइन। तो वहाँ से पूरा के पैराग्राफ आपको लिखना है। आप सुन लीजिए क्या क्या की पॉइंट्स आपको डालने हैं। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे व्हेन अ न्यूरल सिग्नल रीचेज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड रिलीजेज द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलाइन एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन द सार्कोलेमा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। सेकेंड में आप लिखेंगे इट स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर्स एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। कहाँ से, फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मसल्स में होता है। थर्ड पॉइंट आप यही लिखेंगे सेम, द कैल्शियम आयन बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन में बाइंड करते हैं, और जो एक्टिव साइट्स होती है मायोसिन की वो एक्सपोज हो जाती है। मतलब जो आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का पूरा डायग्राम है ना, एक तरीके से उसको पूरा डिस्क्राइब ही कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे द मायोसिन हेड बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन एंड फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। ये सब लिखा हुआ है वहाँ पे, क्रॉस ब्रिज बनता है हमारा। दिस यूटिलाइजेज एनर्जी बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी के यूटिलाइज से एनर्जी रिलीज होती है। द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज की वजह से क्या होता है, पुल्स द एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। नेक्स्ट लिखेंगे आप कंसिक्वेंटली द जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड रिजल्टिंग इन द शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमेयर। फिर वो बैंड शॉर्ट हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे द मायोसिन रिलीजेज एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोबारा से रिलीज हो जाएगा और मसल स्टार्ट रिलैक्सिंग। बट द बाइंडिंग ऑफ अनदर एटीपी की वजह से क्या होगा, ब्रेकिंग होगा क्रॉस ब्रिज का और हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे आप द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम आयंस आर एक्टिवली पम्प्ड। जब तक कैल्शियम आयन वहाँ मिलते रहेंगे तब तक ये ब्रिज बनता रहेगा। In the absence of calcium ions, the active sites for myosin or actin is masked. This causes the actin filament to slide out of A band. फिर ये slide होंगी and again comes back to its original length. That is the muscle is relaxed. आपको बताना कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, कैसे मसल रिलैक्स्ड कर रही थी। ठीक है, तो ये डायग्राम के नीचे वाला पूरी की पूरी आपकी थ्योरी डिट्टो आंसर्स जो आपके होते हैं ना एनसीईआरटी के आंसर जो बुक्स में आते हैं, सेम एनसीईआरटी लैंग्वेज होती है। आपको ये याद रखना है कि इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ फोकस ऑन योर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, बिकॉज सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, और यहीं से एमसीक्यू बनते हैं, यहीं से असर्शन रीजन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। राइट
ट्रू और फॉल्स, इफ़ फॉल्स चेंज द स्टेटमेंट सो दैट इट इज़ ट्रू। हमें ट्रू और फॉल्स लिखने का स्टेटमेंट हमें लग रही है फॉल्स, हम स्टेटमेंट को चेंज कर देंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट देखते हैं क्या है। एक्टिन इज प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट। एक्टिन जो होती है वो थिन फिलामेंट में प्रेजेंट होती है, तो ये आपको पता है ट्रू है, बहुत ईजी है, तो आप ट्रू लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यू राइट है TRUE ट्रू। सेकेंड देखते हैं, एच जोन ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर रिप्रेजेंटेड बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट। क्या एच जोन दोनों मसल फाइबर को रिप्रेजेंट करता है? आप इसमें लिखेंगे ऐसा नहीं है, फॉल्स है। हम इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या बनाएंगे, आप लिखेंगे एच जोन ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर रिप्रेजेंट ओनली से लिखेंगे थिक फिलामेंट, सिर्फ वो थिक फिलामेंट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि थिन फिलामेंट को। ठीक है, एच जोन आपको डायग्राम में ही पता है। समझते हुए आंसर्स को बिल्कुल लिखना है, समझते हुए, ये नहीं कि आप सिर्फ सुन रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ठीक है, एच जोन आप डायग्राम में देख सकते हैं। सी वाला देखते हैं, ह्यूमन स्केलेटल हैज़ 206 बोन। बिल्कुल सही बात है, 206 बोन्स होती हैं, आप लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट देखेंगे, देयर आर 11 पेयर्स ऑफ रिब्स इन मैन। क्या हमारे पास 11 पेयर्स हैं? कंप्लीटली रॉन्ग है, कल ही हमने डिस्कस करा था, फॉल्स है। आंसर लिख देंगे 12 पेयर ऑफ रिब्स। ठीक है, लास्ट देखो, स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। स्टर्नम जो होती है बॉडी के वेंट्रल साइड होती है, मतलब सामने की तरफ, डॉर्सल पीछे वाला, सामने की तरफ होती है, ट्रू। कल ही हमने रिब केज डिस्कस करा था, पूरा एक्सप्लेन किया था आप लोगों ने कि स्टर्नम जो होती है वो वेंट्रल साइड में होती है, फ्लैट बोन होती है। क्लियर हो गया, बहुत ईजी है, ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए सेकंड ऑप्शन थोड़ा न्यू हो सकता है। फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। ये हमने बहुत बार कर लिया है क्वेश्चन, एक्टिन और मायोसिन में क्या डिफरेंस है। तो आप इसमें टेबल बना देंगे छोटा सा है, उसमें लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक्टिन में, इट इज़ थिन प्रोटीन ऑफ अ सार्कोमेयर और मायोफिब्रिल। ये थिन प्रोटीन है सार्कोमेयर का या मायोफिब्रिल का। नेक्स्ट लिख देंगे इसमें, इट फॉर्म लाइट बैंड्स, और ये लाइट बैंड्स बनाता है। ओके, ये तो हो गया एक्टिन का, लाइट बैंड्स बनाता है और थिन प्रोटीन होता है। 2 पॉइंट्स हो गए। अब ध्यान से सुनेंगे, मायोसिन का क्या लिखेंगे आप, इट इज़ थिक प्रोटीन, किसका, सार्कोमेयर का है। ठीक है, और इट फॉर्म डार्क बैंड्स। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता रही हूँ कि डार्क बैंड्स को एन आइसोट्रॉपिक बैंड्स भी कहते हैं, एन आइसोट्रॉपिक, और उसको आइसोट्रॉपिक बैंड्स भी कहते हैं। बिकॉज क्वेश्चन आपका MCQ में ये भी आ सकता है कि आइसोट्रॉपिक बैंड्स आर ऑल्सो नोन एज डैश डैश डैश, तो यू मस्ट नो। ये तो आपका हो गया सिंपल। आप आ जाइए, डिफरेंस बिटवीन रेड एंड वाइट मसल। हमारे शरीर में 2 तरीके की मसल है, मैंने आपको जब पढ़ाया था चैप्टर, मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि लाल मसल लाल क्यों है और वाइट मसल सफ़ेद क्यों होती हैं। ओके, अब आप पहले लिखेंगे इसमें टेबल बना के, रेड मसल्स। रेड मसल्स का सिंपल सा जाता है कि दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। इनके पास बहुत ज़्यादा मायोग्लोबिन है, जो कि लाल पिगमेंट है, इसकी वजह से इसको लाल रंग देती है। ठीक है, दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। वाइट मसल में लिखेंगे, दे हैव लिटिल अमाउंट। इनके पास लिटिल अमाउंट होता है मायोग्लोबिन का, इसलिए ये लाल नहीं होती हैं। सेकंड पॉइंट, अगर डिफरेंस का हम लिखेंगे तो हम वो लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। रेड मसल फाइबर में होगा, दे हैव नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, उनके पास बहुत माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और वाइट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया आर लेस इन नंबर, पावर हाउस कम होते हैं उनके पास। थर्ड पॉइंट भी देखिए, हम लिखेंगे SR, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड में कम होता है, और वाइट मसल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा। नेक्स्ट लिख देंगे आप, इन सब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होने की वजह से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होने की वजह से, ये मसल कैन वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड्स, दे कैन वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड्स। क्यों? विदाउट गेटिंग फटीग, बिना थके, लिख सकते हिंदी में भी, बिना थके ये बहुत लंबे समय तक काम करती हैं, रेड मसल्स हमारे शरीर की। ठीक है, और ये मसल्स हमारी होती हैं एरोबिक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करने वाली एरोबिक मसल्स हैं। एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट आर एरोबिक मसल्स, तो आपको लिखना होगा कि कौन सी मसल्स, रेड मसल्स जो हमारी होती है, रेड मसल की फाइबर्स, ये हमारे एरोबिक होते हैं। लास्ट पॉइंट आप लिख देंगे, इन मसल्स के जो फाइबर होते हैं रेशियो, वो बहुत थिन होते हैं, थिन रेशियो वाली मसल्स होती हैं। और वाइट में लिख देंगे आप, दे कैन वर्क फॉर शॉर्टर पीरियड्स,
क्योंकि ये एनएरोबिक है, एनएरोबिक कंडीशन में काम करती हैं, ठीक है। शॉर्टर क्योंकि हमारी बॉडी का लॉन्गर फेज, सबसे ज़्यादा तो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो रहते हैं पूरे दिन भर। जब कभी बहुत ज़्यादा हमने कोई हैवी एक्सरसाइज कर ली, रनिंग कर ली, तब क्रैम्प्स, तो तब एनएरोबिक कंडीशन वहाँ पे आती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो वो वाइट मसल्स हो गई हमारी। और ये मसल हमारी, मसल के फाइबर जो होते हैं वो थिक होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। वो थिन फाइबर की होती है रेशों की, ये मोटे रेशों की होती है। क्योंकि अगर आप मसल का डायग्राम देखेंगे आपको बीच में से लाइंस दिखेंगी पूरी मसल्स में, लंबी लंबी लाइंस, वो सब हमारे फाइबर्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट डिफरेंस देखो, पेक्टोरल एंड पेल्विक। अभी कल ही डिस्कस किया है, सबको पता है पेक्टोरल पेल्विक गिडल क्या होता है। पेक्टोरल गिडल क्या है, ये वो है, दिस हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ फोर लिम्ब। ये हमारी फोर लिम्स को, हाथों को अटैच करता है एक्सियल स्केलेटन से। एक्सियल और पेंडिकुलर दो स्केलेटन बताए हैं कल। ये हमारी अटैच करता है फोर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से, जिसमें हमारा स्कल और वर्टिब्रल कॉलम आती है। अब ऐसे ही आप पेक्टोरल देखेंगे तो पेक्टोरल में क्या होगा, दिस हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ हिंड लिम्ब टू एक्सियल स्केलेटन। ये हमारी हिंड लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ता है, पेल्विक गिडल। नेक्स्ट पॉइंट आप एक पॉइंट और लिखेंगे बस इसमें वो भी बोन्स के नाम लिख सकते हैं आप। ये जो गिडल है, पूरा जो सिस्टम है, ये बना हुआ है यहाँ पे दो बोन्स से, जो हमारे यहाँ पे शोल्डर पे आती हैं, क्लेविकल एंड स्कैपुला टॉप पे, ठीक है। ऐसे इस पे लिख देंगे। इसमें हमारा क्या होता है, ईच कॉक्सल बोन, इसमें जो कॉक्सल बोन होती है हमारे पेल्विक वाले हिस्से की, थाई वाले हिस्से की, वो 3 हड्डियों से बनी होती है, ईलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ईलियम, इशियम एंड प्यूबिस, ये डायग्राम में भी आप पूरा सर्कल कर सकते हैं, टॉप की बोन्स दोनों की। ये तो हमारे 3 डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट में आ जाइए मैच इट, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। मैच इट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ए वाला जो है वहाँ लिखा है स्मूथ मसल्स, तो ट्राई करते हैं। ए वाला हमारा जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारी होती है इनवॉलेंट्री, ठीक है, हमारे कंट्रोल पे नहीं होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। और बी वाला जो है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो थिन फिलामेंट से कनेक्ट करता है, तो थिन फिलामेंट ऑप्शन जाएगा आपका। रेड मसल, सी वाला देखिए, रेड मसल्स जो होती हैं वो हमारी मायोग्लोबिन होता है इनमें बहुत ज़्यादा। और डी वाला देखो स्कल, स्कल में हमारे सचर्स होते हैं। सचर मतलब अलग अलग हिस्से देखे थे कल आपने, यहाँ पे अलग ये पार्ट सचर्स होते हैं पूरे स्कल में, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स। तो इसमें मैच इट बहुत ईजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स एग्जिबिटेड बाय द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के सेल कैसा मूवमेंट, हम मूवमेंट कर रहे हैं, हाथ को हिला रहे हैं, पैरों को, हर चीज़ को, बट हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं छोटे छोटे, वो भी मूवमेंट करते हैं। कौन कौन से मूवमेंट करते हैं आप लिखेंगे, फर्स्ट मूवमेंट लिखेंगे एमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा शेप में मूवमेंट करते हैं। सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिला टेल की हेल्प से मूवमेंट। और मस्कुलर मूवमेंट जो हम पढ़ ही रहे हैं चैप्टर पूरा का पूरा, ठीक है। एमीबाइड मूवमेंट, ये सबको रट जाना चाहिए, सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट एंड मस्कुलर। ACFM 4 मूवमेंट हो गए, ACFM, एमीबॉइड, सिलियरी, फ्लैजिलर, मस्कुलर। लर्न करने का आप सीक्वेंस ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलेटल मसल एंड कार्डिक मसल। हमारी बॉडी की स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल की। जितने भी क्वेश्चन याद रखना, जब भी डिस्टिंग्विश आते हैं ना, आपको डिस्टिंग्विश करना है, मतलब एक कंपैरिजन हो गया। डिस्टिंग्विश कब करोगे, जब ए आमने सामने कोई होगा। मैं 2 लोगों को कंपेयर कैसे करूँगी, एक को यहाँ खड़ा करूँगी, एक को यहाँ, उसके बारे में बताऊँगी, फिर इसके बारे में। तो हमेशा आप प्लीज़ फॉर्म अ टेबल, याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन पे हमेशा टेबल बना के सॉल्व करना है। कभी भी थ्योरेटिकली आपको सीधा सीधा आंसर्स नहीं लिखने होते इन क्वेश्चंस पे। क्लियर हो गया, इससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं और पूरे मिलते हैं हमेशा। अब देखिए फर्स्ट क्या है इसमें, दे आर फाउंड अटैच टू बोन। स्केलेटल मसल का नाम ही देखो बहुत ही आसान है, स्केलेटल मतलब कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई मसल, कार्डिक मतलब दिल की मसल, दिल से जुड़ी हुई। तो स्केलेटल मसल आर अटैच टू बोन्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसी का, दे आर अंडर डायरेक्ट वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम।
ये नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट वॉलंटरी कंट्रोल्स में होती हैं। स्ट्रेशंस आर प्रोमिनेंट, इसमें स्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा दिखते हैं हमें। स्ट्रेशंस आपको बताया था मैंने, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, ठीक है, प्रोमिनेंट है, उसमें है, विजिबल है, ठीक है। और नेक्स्ट लिखेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क आर एब्सेंट, इसके बीच में डिस्क नहीं होती हैं। ओके, ये आप लिख सकते हैं, इग्नोर भी कर देंगे पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट कार्डिक मसल्स में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, दे आर ओनली फाउंड इन हार्ट, ये सिर्फ हमारे हार्ट में जुड़ी हैं। और याद रखिए हमेशा हार्ट कहते हैं, कभी हर्ट नहीं कहते हैं, हार्ट होता है, HEART बोलते हैं ना हार्ट। स्पेलिंग अगर मैं बोलूँ ना तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ HAT है, मैं हार्ट बोलती हूँ, HAT हार्ट, नॉट हर्ट, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसका, नर्वस सिस्टम डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल देयर एक्टिविटीज़, ये इनवॉलेंट्री होती है। क्योंकि देखो ना आपने आप मैंने मूवमेंट करा, हाथ हिलाया, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है वॉलेंट्री मसल्स। जो हमारी कार्डिक, आप अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ब्लड की पंपिंग करा सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं, रीज़न देखो क्या है, बिकॉज नर्वस सिस्टम डज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल दैम, ठीक है। कार्डिक मसल्स को नर्वस सिस्टम डायरेक्टली कंट्रोल इनकी एक्टिविटीज़ को नहीं करता, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, लिख लो, ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं और स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वॉलेंट्री मसल्स दोज आर मसल्स विच वी कैन कंट्रोल बाय ओन सेल्फ, अपनी मर्जी से आप चल फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री विच वी कैन नॉट कंट्रोल, जब अपनी मर्जी से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, मैंने उसमें बताया था आपको स्ट्रेशंस प्रोमिनेंट है, बहुत विजिबल है, अच्छे हैं। इसमें स्ट्रेशंस कैसे हैं, फेंट, फेंट सब लोग समझते हैं, बहुत लाइट। स्ट्रेशंस क्या होते हैं, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, जैसे आप कोई कपड़े पहनते हैं, आपकी धारियों वाली शर्ट होती है, सूट्स होते हैं, ड्रेसेस होती हैं, हम कहते हैं ना स्ट्रिप्ड ड्रेस पहनी थी उन्होंने, लाइकवाइज इन मसल में भी स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, स्ट्रेशंस कहते हैं। और लास्ट आप लिखेंगे इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट, उसमें एब्सेंट थी, इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फोर पॉइंट्स हो गए दोनों में, आप इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। अब आ जाइए, नेम द टाइप ऑफ जॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्लास 11 के बाद भी ये बहुत जगह ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 11 की बायोलॉजी, क्लास 10 की बायोलॉजी, आप कितने भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे ना अपने क्लास 12 के बाद, आपके हर एंट्रेंस एग्जाम में आप बायो वाले बच्चों, आपको बायो के पेपर्स आएंगे सारे सॉल्व करने के लिए, आपकी बायो हर जगह काम आने वाली है। जो बच्चा जिस स्ट्रीम का होता है ना, उसके एग्ज़ाम उसी स्ट्रीम से होते हैं। तो यू शुड नो अबाउट ऑल द थिंग्स, क्योंकि बोन्स वाला जो चैप्टर है ये वाला, ये आपकी ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन सा जॉइंट है इनके बीच में, एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, ये 2 बोन्स के बीच में हमारा जॉइंट जो होगा वो होगा आपका पाइवट, PIVOT, पाइवट जॉइंट। कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, हमारे अंगूठे के कार्पल्स और ये मेटाकार्पल्स, इनके बीच में जो जॉइंट है, जैसे हमारा अंगूठा जिस वजह से हिल रहा है, इस जॉइंट का नाम होता है सैडल, SADDLE, सैडल जॉइंट कहते हैं इसे। इससे आपने बॉडी के सारे जॉइंट्स भी पढ़ लेंगे। फैलेंजेस के बीच में उंगली घूमती है, हमारी पूरी उंगलियां ऐसे कर सकते हो, ऐसे मोड़ भी सकती हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट, GLIDING, ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। लेग्स के बीच में बात करें, फीमर और एसिटाब्यूलम के बीच में, इसमें आप लिखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, क्योंकि शेप भी बॉल और सॉकेट की तरह होती है। बॉल के बीच में सॉकेट ऐसे फिक्स होता है, जैसे ये बॉल होती है, फिर बीच में से सॉकेट होता है, ठीक है। अब देखिए बिटवीन क्रेनियल बोन्स अभी कल ही पढ़ा है, फाइब्रस जॉइंट्स हैं, आपने खुद बताया था मुझे कि फाइब्रस जॉइंट होता है, ठीक है। बिटवीन प्यूबिक बोन्स इन द पैल्विक मतलब नीचे वाले हिस्से में, पैल्विक गिर्डल, इसमें हमारा होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। और जो हमारी पूरी यूट्रस होती है ना, वो हमारे नीचे वाले हिस्से में भी कार्टिलेज की हेल्प से अटैच्ड होती है, ये 12th में भी आ जाएगा आपका। अब आ जाइए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं लास्ट। ऑल मैमल्स एक्सेप्ट अ फ्यू हैव डैश सर्विकल वर्टिब्रा, जितने भी हमारे मैमल्स हैं उनके टोटल वर्टिब्रेस कितने होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हमारे टोटल सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं 7, सर्विकल, ठीक है, 7 विल बी द आंसर।
द नंबर ऑफ phalanges इन ईच लिम्ब ऑफ ह्यूमन, हमारे हर लिम्ब ऑफ ह्यूमन में phalanges, एनसीईआरटी में फटाफट अभी देख सकते हो कि कितने phalanges थे, 14 phalanges थे हमारे, 14। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। जिस बच्चे ने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है ना, उसको ये आंसर्स खुद ही आ रहे होंगे। थिन फिलामेंट ऑफ मायोफिब्रिल कंटेन्स 2F एक्टिन्स एंड 2 अदर प्रोटीन्स नेमली डैश एंड डैश, ध्यान से सुनना, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। थिन फिलामेंट की बात कर रहे हैं, आपने डायग्राम में पढ़ा था, 2 होते हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। डी वाला देखिए क्या है, इन अ मसल फाइबर कैल्शियम इज स्टोर्ड इन डैश। मसल फाइबर में ध्यान से सुनना, हमारी कैल्शियम हमारी हड्डियों के बीच में किस में स्टोर्ड होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये नीट के लिए, एम्स के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर हमारे कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं, क्योंकि यही कैल्शियम आयन वहाँ से निकल के फिर वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो पड़ी थी क्रॉस ब्रिज वाली, इस वजह से हमारी मसल स्ट्रेच करती हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश एंड डैश पेयर ऑफ रिब आर कॉल्ड फ्लोटिंग। तो बहुत इजी है, डायग्राम अगर आप देखेंगे 11th एंड 12th पेयर, ठीक है, 11th एंड 12th पेयर को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। द ह्यूमन क्रेनियम इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स, कि ह्यूमन का क्रेनियम कितने बोन से बना है, ह्यूमन का क्रेनियम बना है हमारी 8 बोन से। तो देखिए बोन्स वाली मैंने अभी नेक्स्ट यस्टरडे एक वीडियो अपलोड की थी, तो आपको ये सब चीज़ें देखकर समझ में जो आती है ना, वो एक इफेक्टिव लर्निंग होती है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो प्रॉपरली नहीं देखी, समझ में नहीं आया, वो दोबारा देख सकता है, क्योंकि जो चीज़ आप देखकर सीखते हैं ना प्रैक्टिकली, वो आपको ज़िंदगी भर याद रहती है, ज़िंदगी भर। एंड आई एम सेइंग इट ऑनेस्टली, जिन्होंने ये चीज़ें करी हैं उनको पता है इन चीज़ों के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव लर्निंग। ओके, तो देखिए आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट से, और आपको ये सिंसियरली लर्न भी करने हैं, ताकि जब भी ये क्वेश्चंस आए यू कैन सॉल्व देम प्रॉपरली विदाउट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन।